नमस्ते, जय हिंद। आप देख रहे हैं देश और दुनिया की 20 सेलेक्टेड बड़ी खबरें। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास वाले बेल आइकॉन को भी ऑन करें। तो चलिए देखते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। चलते फिरते लोगों के ऊपर से उतरने लगा प्लेन, वीडियो देखकर दहल जाएगा दिल। डरावना है नजारा। विमान उड़ाना और इसे लैंड कराना जितना ग्लैमरस लगता है, ये दरअसल उतना ही खतरे से भरा हुआ काम है। इसमें जिम्मेदारी भी बहुत होती है और जोखिम भी बहुत ज्यादा होता है। पायलट को बिल्कुल सावधान रहना होता है ताकि कहीं कोई गड़बड़ी न हो जाए। इस वक्त प्लेन की लैंडिंग से जुड़ा हुआ एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप भी चकित रह जाएंगे। आपने प्लेन को रिहायशी इलाकों के ऊपर से उड़ते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन रनवे और एयरपोर्ट पर कहीं भी शहर और भीड़भाड़ वाले इलाकों से जरा हटकर ही बनाए जाते हैं। जो वीडियो आप देख रहे हैं वो किसी को भी चौंकाने के लिए काफी है। वीडियो में आप एक यात्री विमान को व्यस्त इलाके के बगल में लैंड होते हुए देख रहे हैं, जो सामान्य तौर पर नजर आने वाला नजारा नहीं है। आपको बता दें कि दरअसल वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क पर खड़ी गाड़ियों और चलते फिरते लोगों के ठीक ऊपर से एक फ्लाइट स्लो स्पीड में चलती हुई आ रही है। जब तक आप हैरान हो तब तक यह विमान बगल में मौजूद एयरपोर्ट पर लैंड करता है। ब्रिटिश एयरवेज की इस फ्लाइट को लैंड करते देखकर आप चकित रह जाएंगे। हालांकि फ्लाइट बड़े ही सुरक्षित ढंग से फ्लाइट रनवे पर लैंड कर जाती है। आपने शायद ही कभी इस तरह की फ्लाइट की लैंडिंग देखी हो। बीजेपी नेता के मर्डर के केस में पीएफआई के 15 सदस्यों को मौत की सजा, गला रेतकर की थी हत्या। बता दें कि भाजपा के नेता रंजीत श्रीनिवास हत्याकांड में केरल की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्रतिबंधित पीएफआई के 15 सदस्यों को मौत की सजा दी है। भाजपा के नेता श्रीनिवास की 19 दिसंबर 2021 में हत्या कर दी गई थी। अब जाकर कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के 15 सदस्यों के खिलाफ मौत की सजा सुनाई है। बता दें कि मावेल्लिकारा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने मामले के सुनवाई के बाद इस चर्चित हत्याकांड में फैसला सुनाया है। इस हत्याकांड की देश भर में चर्चा हुई थी और इसके साथ ही केरल की राजनीति भी गर्मा गई थी। सड़कों पर बिछा दी हैं लैंडमाइंस, बलूच विद्रोहियों ने किया बोलन पर कब्जे का दावा, पाकिस्तानी सेना के साथ भीषण लड़ाई। बता दें कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान की फौज के बीच बीती रात से बोलन और उसके आसपास के इलाकों में लगातार लड़ाई जारी है। हालांकि पाकिस्तानी प्रशासन का कहना है कि उसने एक गुप्त सूचना के आधार पर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी और मामला पूरी तरह से नियंत्रण में है। जबकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता जयंत बलोच ने पाकिस्तानी प्रशासन के इस दावे को ठुकराते हुए कहा है कि बोलन और उसके आसपास के इलाकों में उसका पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित हो गया है और सेना से लड़ाई के लिए उन्होंने कई खतरनाक विस्फोटक माइंस बिछा दी हैं। BLA द्वारा जारी किए गए चेतावनी में कहा गया है कि बलूच लिबरेशन आर्मी की विशिष्ट इकाई स्पेशल टेक्निकल ऑपरेशंस स्क्वाड ने ऑपरेशन दायरा ए बोलन के तहत बोलन मार्च और आसपास के क्षेत्र में सभी आंतरिक और बाहरी इलाकों पर नियंत्रण कर लिया है और इन सभी सड़कों पर विस्फोटक माइंस लगा दी गई हैं। BLA ने कहा है कि इसलिए हम बलोच लोगों को सलाह देते हैं कि वह इन सड़कों पर किसी भी तरह की आवाजाही करने से बचें। कहीं आपकी गाड़ी में लगा हुआ फास्टैग भी ब्लैकलिस्ट होने वाला तो नहीं? तुरंत करिए ये काम वरना महंगा पड़ेगा। अगर आप अपनी गाड़ी में अक्सर शहर से बाहर हाईवे या फिर एक्सप्रेसवे पर टोल चुकाकर जाते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI कुछ फास्टैग को ब्लैकलिस्ट करने जा रहा है। ऐसे वाहनों के टोल प्लाजा पहुंचने पर पेनल्टी चुकानी पड़ेगी, इसलिए आप भी जांच लें कहीं आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट की श्रेणी में तो नहीं है। अगर ऐसा है तो इसे तुरंत यह तत्काल काम कर लें, जिससे पेनल्टी और परेशानी से आप बच सकते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय में PIB की ADG JP मट्टू सिंह बताती हैं कि कुछ पुराने फास्टैग ऐसे हैं जो आधार से लिंक नहीं हुए हैं। ऐसे फास्टैग का मिसयूज हो रहा है, इस वजह से इन फास्टैग को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में लिए गए फास्टैग आधार से लिंक हैं और उनका KYC भी हुआ है। पुराने फास्टैग वाहन चालक ब्लैकलिस्ट से अगर बचना चाहते हैं तो अपने बैंकर के पास जाकर KYC अपडेट कराना होगा। मसलन किसी ने पेटीएम से फास्टैग लिया है तो पेटीएम में जाकर अपडेट कराना होगा। अगर किसी ने बैंक से लिया है तो वहां जाकर अपडेट कराना होगा। ईरान पर हमला होकर रहेगा, अमेरिका में बहुत कुछ चल रहा है। जो बाइडेन के दिमाग पे क्या है? मिडिल ईस्ट में मचेगा हाहाकार।
जॉर्डन में टावर 22 नामक सैन्य चौकी पर एक ड्रोन हमले में कम से कम 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 34 से ज्यादा घायल हो गए। इसके बाद रिपब्लिकन पार्टी GOP या ग्रैंड ओल्ड पार्टी का राष्ट्रपति जो बाइडेन पर ईरान के जवाबी कार्रवाई करने का दबाव है और मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर अब तक हुए 150 मिसाइल हमलों में से यह पहली बार है जब आतंकवादियों ने पेंटागन की रक्षा का ढाल तोड़ दिया और सैन्य कर्मियों को मार डाला। रिपब्लिकन की प्रतिक्रिया 2024 में सबसे आगे चल रहे GOP यानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी के उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पिछले साल इस्लामिक राज्य के $6 बिलियन के तेल राजस्व को स्थिर न करने का हवाला देते हुए ईरान के सामने आत्मसमर्पण करने की बाइडेन की विदेश नीति की आलोचना करने के एक दिन बाद आई है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि सैन्य उद्देश्यों के लिए धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि बाइडेन ने कहा है कि इसके खिलाफ जांच और संतुलन है। भले ही राष्ट्रपति बाइडेन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने अपनी पसंद के समय और स्थान पर जवाबी हमला करने की शपथ ली हो, लेकिन हमले पर अपरिहार्य अमेरिकी प्रतिक्रिया ने मध्य पूर्व युद्ध की ओर बढ़ने की आशंका बढ़ा दी है। MP के लिए पूसा ने तैयार की गेहूं की नई वैरायटी, पैदावार ज्यादा और नुकसान की आशंका कम, पहली बार बीज मिलेगा। गेहूं की फसल करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी RARI पूसा ने गेहूं की नई वैरायटी तैयार की है। किसान को इस नई वैरायटी का बीज पहली बार मिलेगा। हालांकि यह वैरायटी केवल मध्य प्रदेश और NCR के इलाकों के क्लाइमेट के अनुसार ही तैयार की गई है, यानी कि इन्हीं 2 इलाकों के लिए है। पूसा द्वारा इस बीज को किसानों तक पहुंचाने के लिए कमर्शियलाइजेशन भी कराया जा चुका है। पूसा के वरिष्ठ वैज्ञानिक और वीट विभाग के प्रभारी डॉक्टर राजवीर यादव ने बताया कि गेहूं का नया बीज HD 3410 पूरी तरह से पूसा द्वारा तैयार किया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश और NCR का गेहूं चमकदार होता है। माना जाता है कि गेहूं जितना चमकदार होगा रोटी उतनी ही मुलायम बनेगी और इसी वजह से इन इलाकों के गेहूं की मांग अधिक रहती है। HD 3410 चमकदार होगा। सेंट्रल रिलीज वैरायटी कमेटी ने पिछले महीने इसे रिलीज कर दिया है। खास बात यह है कि इस वैरायटी को पूरी तरह से स्वयं ही तैयार किया गया है। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू की अक्ल अब आएगी ठिकाने, PM मोदी से माफी मंगवाने पर अड़ा है विपक्ष, क्या अब बच पाएगी कुर्सी? मालदीव जमहूरी पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू से ये मांग की है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों से औपचारिक रूप से माफी मांगे। मालदीव के डिजिटल समाचार आउटलेट वॉइस ऑफ मालदीव की रिपोर्ट के अनुसार कासिम इब्राहिम ने कहा है कि हमें किसी भी देश के बारे में, खास करके किसी पड़ोसी देश के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे रिश्ते प्रभावित हों। यह हमारे देश के प्रति हमारा दायित्व है जिस पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति सोलिह ने इस दायित्व पर विचार किया और इंडिया आउट अभियान पर प्रतिबंध लगाने वाला एक राष्ट्रपति आदेश जारी किया। अब पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन सवाल कर रहे हैं कि इंडिया आउट अभियान में उनके साथ भाग लेने वाले मुइज़ू ने तत्कालीन राष्ट्रपति के फैसले को रद्द क्यों नहीं किया। बता दें कि मालदीव की विपक्षी पार्टी पहले ही राष्ट्रपति मुइज़ू को पद से हटाने के लिए देश की संसद में उनके खिलाफ महाभियोग ला चुकी है। अब देखना ये होगा कि उनकी सरकार फ्लोर टेस्ट पास कर पाती है या नहीं। कासिम इब्राहिम ने कहा कि डिक्री को रद्द नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे केवल राष्ट्र को नुकसान होगा। ऐसा नहीं किया जा सकता। मैं मुइज़ू से कहूंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही मैं राष्ट्रपति मुइज़ू से चीन यात्रा के बाद अपनी टिप्पणियों के संबंध में भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से औपचारिक रूप से माफी मांगने का आह्वान करता हूँ। अवैध रूप से मछली पकड़ने वाले 10 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका ने सुनाई सजा। श्रीलंका की एक अदालत ने देश के जल क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले 10 भारतीय मछुआरों को 2 वर्षों तक के लिए निलंबित करने की सजा सुनाई है। उत्तरी जाफना प्रायद्वीप के पॉइंट पेड्रो के मजिस्ट्रेट ने भारतीय मछुआरों को सजा सुनाते हुए नौका के मालिकों को 24 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होने का सख्त आदेश दिया है। दरअसल कुछ भारतीय मछुआरे अवैध रूप से मछली पकड़ने का काम कर रहे थे। इसी मामले के संबंध में उनकी शिकायत कर दी गई। इसके बाद मामला अदालत में चला गया और इस मामले में मछुआरों की नौकाओं को भी जब्त कर लिया गया। 2 साल की जेल की सजा को 5 साल के लिए निलंबित करने का मतलब है कि मछुआरे वास्तव में जेल नहीं जाएंगे, बल्कि उनकी सजा 5 साल के लिए निलंबित कर दी गई है। भजनलाल सरकार ने जारी किया नया फरमान, कर्मचारी हो जाएं सावधान वरना भुगतना पड़ सकता है बुरा अंजाम।
राजस्थान की भजनलाल सरकार सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार फरमान जारी कर रही है और इसी कड़ी में अब समय पालन और अनुशासन की पालना को सुनिश्चित करने के लिए चिताया गया है और इसके तहत मुख्य सचिव के निर्देश के बाद कार्मिक विभाग ने नया आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कर्मचारी समय की पालना और अनुशासन को सुनिश्चित करें, अन्यथा कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि नए फरमान में कहा गया है कि कर्मचारी सुबह 9:30 बजे ऑफिस आए और शाम के 6 बजे तक वही रहें। दोपहर 1:30 से 2 बजे तक के लिए लंच के अलावा कर्मचारी ऑफिस छोड़कर इधर उधर कहीं नहीं जाएं। इसके साथ ही ऑफिस समय में कॉरिडोर, गार्डन और पार्किंग में घूमने की प्रवृत्ति को छोड़ दें। कर्मचारी स्वास्थ्य कारणों या फिर आपातकाल के अलावा सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बिना अवकाश नहीं लें और यही नहीं, कर्मचारी अपनी फाइलों और काम का निस्तारण भी समयबद्ध तरीके से करें, उन्हें अनावश्यक रूप से पेंडिंग नहीं रखें। सेक्शन में नियंत्रण अधिकारी इस पर पूरी निगरानी रखें। संसद के बजट सत्र से पहले बड़ा कदम, सारे सस्पेंड सांसदों का निलंबन होगा रद्द। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है और इस सत्र से ठीक पहले सभी निलंबित सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया गया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक निलंबित सांसदों के निलंबन को रद्द करने के बारे में पूछे जाने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी दी है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि सभी निलंबन रद्द कर दिए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष, मैं और राज्यसभा के सभापति ने बातचीत की है। मैंने उनकी ओर से भी अनुरोध किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह अध्यक्ष और सभापति के क्षेत्राधिकार में आता है, इसलिए हमने उन दोनों से अनुरोध किया है कि वे संबंधित विशेषाधिकार प्राप्त समितियों से बात करें, निलंबन रद्द करें और उन्हें सदन में आने का अवसर दें। दोनों इस पर सहमत हो गए हैं। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या निलंबित सांसद सदन में आएंगे तो उन्होंने हाँ कहा। आरआरबी एएलपी एज लिमिट में हुआ अहम बदलाव, अब इस उम्र तक बनेंगे रेलवे ड्राइवर। बता दें कि रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट की नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल इसके लिए रेलवे मंत्रालय ने आरआरबी द्वारा बहाली की जा रही एएलपी भर्ती प्रक्रिया में अधिकतम आयु सीमा में छूट दी है और इसके लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि अब उम्मीदवार 18 वर्ष से 33 वर्ष की उम्र तक आवेदन कर सकते हैं। रेलवे मंत्रालय का यह फैसला कोरोना महामारी के कारण रेलवे में भर्ती का अवसर नहीं मिलने की वजह से जिन उम्मीदवारों की आयु सीमा पार कर गई है उनके लिए राहत भरी खबर है। मंत्रालय द्वारा अब एज लिमिट में 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया गया है। अब आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। आरआरबी एएलपी के पद पर जो भी आवेदन कर रहे हैं उनके पास संबंधित ट्रेड में मैट्रिकुलेशन या एसएसएलसी प्लस, आईटीआई या अप्रेंटिसशिप या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री होनी आवश्यक है। आपको बता दें कि आरआरबी एएलपी भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया में आमतौर पर कई चरण शामिल होते हैं, जैसे कि प्रथम चरण, दूसरा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ सकती हैं सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें, क्या करेगी अब दिल्ली पुलिस। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भाजपा ने सीएम केजरीवाल की शिकायत दिल्ली पुलिस से की है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली पुलिस प्रमुख से मुलाकात की है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस आरोप की जाँच की मांग की है कि उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा से मुलाकात करने के बाद सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल से अपने आरोप साबित करने के लिए कहा गया था, लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से कोई भी सबूत के साथ सामने नहीं आया। सचदेवा ने कहा कि इससे केवल यह पता चलता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के नेताओं द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। केजरीवाल और अन्य आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पिछले हफ्ते ही दावा किया था कि भाजपा धन और चुनाव में टिकट की पेशकश करके दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। मात्र 80 मिनट में जेवर एयरपोर्ट से पहुंच जाएंगे आईजीआई एयरपोर्ट। नोएडा के इस धासु प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। बता दें कि दिल्ली और नोएडा वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल अब नोएडा जेवर हवाई अड्डे से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच की दूरी मात्र 80 मिनट में ही पूरी हो जा सकेगी। बता दें कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बीच रैपिड रेल कॉरिडोर को यूपी सरकार से मंजूरी मिल गई है और इस योजना का अनुमानित लागत 16,000 करोड़ रुपए है। यानी कि अब लोग 1 घंटा 20 मिनट में दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। इस कॉरिडोर के बनने से न केवल 2
एयरपोर्ट बल्कि दिल्ली के अन्य हिस्से भी आसानी से जुड़ जाएंगे। रूट की डीपीआर तैयार होने के बाद दोनों एयरपोर्ट के पास रहने वाले लोगों की उम्मीदें तो बढ़ ही गई हैं। इसके साथ ही यहाँ के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में घर ले चुके लोग भी खासे उत्साहित हैं। हिजाब विवाद पर राजस्थान में उबाल, शिक्षा मंत्री दिलावर बोले स्कूल में ड्रेस कोड होता है, उसकी पालना होगी। राजस्थान में हिजाब विवाद पर राजनीतिक उबाल आने लगा है। अब इस मामले पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने भी रुख साफ कर दिया है। उनका कहना है कि वे हिजाब के पक्ष विपक्ष में नहीं हैं, उनको निर्धारित गणवेश की पालना करानी है। स्कूलों में निर्धारित गणवेश में आना होगा, नहीं तो शिक्षकों के साथ साथ छात्राओं पर भी कार्रवाई होगी। दिलावर के इस बयान के बाद सूबे में इस मसले को लेकर बड़े राजनीतिक तूफान की आहट होने लगी है। दरअसल हिजाब विवाद के तूल पकड़ने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनको स्कूल ड्रेस कोड की पालना करवानी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह डाला कि सरकार होती है, उसे अपने आदेशों की पालना करवाना आता है। इससे साफ है कि सूबे में स्कूलों में हिजाब के बैन के आसार बढ़ गए हैं। हिजाब विवाद बढ़ने के बाद शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए थे कि वो हिजाब को लेकर अन्य राज्यों के स्कूलों के स्टेटस का पता लगाकर रिपोर्ट पेश करे। दरअसल हाल ही में जयपुर के हवा महल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक बालमुकुंद आचार्य शहर की गंगापोल स्थित एक स्कूल में आयोजित समारोह में गए थे। वहां उन्होंने हिजाब को लेकर स्कूल स्टाफ से पूछा था कि यहां दो तरह का माहौल क्यों नजर आ रहा है, एक हिजाब और दूसरा सामान्य। वहां हुई चर्चा के बाद स्कूल की मुस्लिम छात्राएं खफा हो गई और उन्होंने अपने परिजनों और समुदाय के लोगों के साथ सुभाष चौक पुलिस थाने को घेर लिया था और उनकी मांग थी कि विधायक माफी मांगे। मुख्यमंत्री का पता बताने वालों को 11,000 का इनाम, अब एक्शन में जेएमएम करेगी मानहानि का केस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गुमशुदगी को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अरगोड़ा थाने में लिखित आवेदन किया है। बीजेपी के द्वारा किए गए आवेदन में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री पिछले 40 घंटों से लापता हैं। ऐसे में राज्य खुद को अनाथ महसूस कर रहा है, विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं इस आदेश के बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जानकारी सामने आई और मुख्यमंत्री अपने आवास से गाड़ी से निकलते हुए नजर आए। दिल्ली में ईडी के द्वारा छापेमारी की गई, लेकिन मुख्यमंत्री के दिल्ली स्थित आवास पर मुख्यमंत्री नहीं मिले, जिसके बाद ईडी उन्हें ढूंढती रही, लेकिन मुख्यमंत्री की कोई जानकारी ईडी को नहीं मिली, जिसके बाद राज्य भर में कयासों का दौर गर्म हो गया। वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री के लापता होने का पोस्टर जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का पता बताने वालों को 11,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। जेएमएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। बापू के सपनों को खत्म करने वाले आज भी समाज में हैं। मुख्यमंत्री अपने निजी काम से शनिवार को दिल्ली गए थे। काम के पश्चात हुआ वो दिल्ली से लौट आए। मुख्यमंत्री एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्थान है। मुख्यमंत्री के बारे में बीजेपी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वह पूरी तरह से सीआरपीसी की धारा 499 पर लागू होती है। यह मानहानि की धारा है। हम लोग इसको लेकर जल्द ही आपराधिक मुकदमा दर्ज कराएंगे। सीएए को लेकर बंगाल में क्यों मचा है बवाल, 7 दिनों में सीएए लागू करने के दावे पर भड़की हुई है ममता बनर्जी। भाजपा के लोकसभा सदस्य और केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर के इस दावे के बाद कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए राष्ट्रीय स्तर पर 1 हफ्ते के अंदर लागू हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। दरअसल मंत्री ने दक्षिण 24 परगना जिले में भाजपा के कार्यकर्ताओं के एक बूथ सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं सीएए को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की गारंटी दे सकता हूं। इसे 1 सप्ताह के भीतर पश्चिम बंगाल समेत भारत के सभी राज्यों में लागू कर दिया जाएगा। वो तो आप सब खुद ही देख लेंगे, मैं इस मंच से यह गारंटी दे रहा हूं। टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा हमेशा चुनाव से पहले ही सीएए का मुद्दा उठाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चुनाव से पहले धार्मिक भावनाओं को भड़काने का जानबूझकर किया गया एक राजनीतिक प्रयास है। जब हर कोई नागरिक है तो सीएए मुद्दे को इतना तूल देने का क्या मतलब है। चोटिल खिलाड़ियों ने बढ़ाई चयनकर्ताओं की मुश्किलें, इंग्लैंड के खिलाफ अगले 3 टेस्ट के लिए टीम का होना है चयन। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी 3 मुकाबलों के लिए टीम का चयन अभी होना है। बताया जा रहा है कि इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। रविंद्र जडेजा और केएल राहुल को अचानक लगी हुई चोटों से भारतीय टीम के सामने चयन की दुविधा पैदा हो गई है। इंग्लैंड के हाथों पहले टेस्ट में मिली हार के बाद सीरीज में वापसी करनी है। जडेजा और राहुल ने हैदराबाद टेस्ट में पहली पारी में शानदार प्रदर्शन
प्रदर्शन किया था, लेकिन इंग्लैंड ने दूसरी पारी में शानदार खेल दिखाकर वापसी की। जडेजा को हैमस्ट्रिंग की चोट लगी है, जबकि राहुल को दाहिनी जांघ की मांसपेशियों में दर्द है। हरफनमौला जडेजा की कमी पूरी कर पाना किसी के लिए भी मुश्किल है और राहुल सितंबर में सर्जरी के बाद वापसी से वनडे और टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजी की धुरी रहे हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव को टिकट। सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मैनपुरी से डिंपल यादव को टिकट दिया गया है, जबकि संभल से मौजूदा सांसद शफीकुर रहमान वर्ग को मौका मिला है। इसी तरह से अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धौरहरा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अनु टंडन और लखनऊ से रविदास महरोत्रा चुनावी मैदान में होंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकॉन को भी ऑन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।